कार हिंदुस्तान का शक्तिपथ। मैं हूं सचिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नजदीक, एक तारीख भर नहीं है, ये एक उत्सव है नारी के मान का, नारी के सम्मान का और नारी के स्वाभिमान का। वो वक्त जब देश होली के रंग गुलाल से सराबोर हो रहा है, इंडिया न्यूज ने शुरू की है महिला दिवस स्पेशल सीरीज। आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हम मना रहे हैं नारी स्वतंत्रता का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने कई मोर्चों पर नई शुरुआत की। इन तमाम मोर्चों में एक मोर्चा था नारी सशक्तिकरण का। पीएम मोदी ने वो तमाम नीतियां बनाई जिससे महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी मिले, सम्मानजनक जिंदगी की गारंटी मिले। अब आपकी नीति अच्छी हो, नियत अच्छी हो, नजरिया अच्छा हो तो नतीजे भी अच्छे ही मिलते हैं। राष्ट्र के कर्तव्य पथ के साथ साथ एक और पथ हिंदुस्तान में तैयार हुआ, यह है हिंदुस्तान का शक्तिपथ। और अब हम आपको बताते हैं हिंदुस्तान के शक्तिपथ के पहले एपिसोड में हम आपके लिए खास क्या लेकर आए हैं। हमारे साथ देश की जानी मानी हस्तियां जुड़ेंगी, या यूं कहें क्योंकि हम सेलिब्रेट वुमेन्स डे कर रहे हैं, जानी मानी शक्तियां जुड़ेंगी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हम क्या कुछ आपको बताएंगे, क्या कुछ आपको दिखाएंगे और क्या कुछ करेंगे सेलिब्रेट। क्योंकि आज हम सबसे पहले उस मुहिम पर बात करेंगे, जिक्र करेंगे जिसने देश की बेटियों को एक नए युग का एहसास कराया। लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बुलंद किया। 2014 में ही इस बात की झलक दे दी थी कि उनके इरादे क्या हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में कैसे महिलाओं को सुरक्षा का नया एहसास दिया। सबका साथ सबका विकास नारा देने वाले पीएम मोदी ने तमाम विरोधियों के बावजूद 3 तलाक का कानून बनाया, ट्रिपल तलाक। उसके बाद मुस्लिम महिलाओं का दर्द भी मायने रखता है। मुस्लिम महिलाओं के उन बेड़ियों से आजाद कराया जो बरसों बरसों से 3 तलाक की बेड़ियों में बंधी हुई थी। और साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तमाम हमारे साथ ऐसी बड़ी हस्तियां, ऐसी बड़ी शक्तियां भी जुड़ेंगी जिन्होंने न केवल देश का नाम रोशन किया, विदेश में भी भारत का नाम रोशन किया। और भारत की नारी शक्ति, भारत की इस नारी सशक्तिकरण में और भारत की हम ये कह सकते हैं कि इस वुमेन्स डे में हमें उन्हें सलाम करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ रक्षा अंद्राबी हैं जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ दीपा मलिक हैं पैरा ओलंपिक चैंपियन, हमारे साथ अनुपमा राग हैं सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे साथ हैं रूमा देवी। रूमा देवी का सफर भी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। सबसे पहले मैं इन सब से आपका इंट्रोडक्शन करवा दूं, इन सब से आपको मिलवा दूं। रक्षा अंद्राबी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। यह हमारा सौभाग्य है हमारे इस खास एपिसोड में जब हम हिंदुस्तान के शक्ति पथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रक्षा अंद्राबी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की आप चेयरपर्सन हैं, जम्मू कश्मीर वक्फ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, मशहूर लेखक हैं, कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, यंगेस्ट पॉलिटिशियन हम ये कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं, 8 साल पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। कश्मीरी राजनेताओं की अलगाववादी विचारधारा के खिलाफ जो मुखर आवाज रही है वो रक्षा अंद्राबी रही हैं। स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ हैं अनुपमा राग, इनका भी अपना सफर है, अपनी कहानी है, पेशे से पीसीएस अधिकारी हैं जी हाँ, लेकिन ट्रेन सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, गाने कंपोज करती हैं, लिखती हैं और इनका म्यूजिक जो है हर किसी की जुबान पर रहता है। तमाम म्यूजिक एल्बम्स जो हैं और वो इनके लॉन्च हो चुके हैं। मैम आपसे बात करेंगे, बात क्या करेंगे, हम आपसे सुनेंगे बहुत कुछ जरूर और इसे सेलिब्रेट करेंगे आज के इस शक्ति दिवस को। हमारे साथ है रूमा देवी। रूमा देवी का सफर हर एक को यह प्रेरणा देता है कि कहां से कहां पहुंचा जा सकता। रूमा देवी हार्वर्ड पहुंची, राजस्थान के बाड़मेर के छोटे से गांव में जन्मी। रूमा देवी की पहचान फैशन डिजाइनर की है, फैशन डिजाइनर के रूप में हार्वर्ड तक इनका सफर तय हुआ। इन्होंने काशिरदारी को अपना हथियार बनाया, 25,000 महिलाओं को रोजगार मुहैया करवाया।
काशीदाकारी कपड़ों को विदेशों तक उनकी पहचान दिलवाई। डिजाइनर कपड़े लंदन, जर्मनी, सिंगापुर, कोलंबो तमाम फैशन शोज में गए और अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम हॉट सीट पर भी आप इन्हें देख चुके हैं। 2018 में नारी शक्ति अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। प्लेजर इज माइन कि मैं इतनी बड़ी बड़ी महिलाओं को आज होस्ट कर रहा हूं, हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे पहले हम, क्योंकि इस सफर को जिएंगे, इस सफर के साथ चलेंगे, हम एक सबसे पहले बात करते हैं उस अभियान की कि कुछ अभियान ऐसे होते हैं जो इतिहास को पलट देते हैं, पुरातनपंथी सोच पर चोट करते हैं, नया नजरिया बनाते हैं और नए शक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं में से एक अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी सरकार के इस अहम अभियान ने कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों पर चोट की, लोगों की सोच बदली, घर आंगन बेटियों की किलकारी से गूंजने लगा और स्कूलों में भी बेटियों की मुस्कान बिखरने लगी। ये देखिए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमारे नाते रिश्तेदारों ने भी खिंचवाई, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया और इस बीच मेरे मन में कई सवाल कौंधते रहे। सवाल सबसे पहला ये कि क्या इस तरह के अभियान से जो जमीनी हकीकत है वो बदलेगी? क्या लोगों के सोचने का तरीका बदलेगा? क्या हमारे समाज का नजरिया बदलेगा? इंडिया न्यूज की इस खास सीरीज में महिला दिवस पर हम ऐसे ही सवालों से रूबरू होने जा रहे हैं, उनके जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसी कौन सी और क्या बात कही गई जिसके बाद बहन बेटियों की, महिलाओं का जीवन जो है वो बदल गया और घर में रोशनदान आ गया। बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। इसी मंत्र को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने भागीरथ पहल की और कोई शक नहीं कि तस्वीर बदलने लगी। घर के आंगन में बेटियों की चहचहाट के सुर बदलने लगे, घर आंगन चहकने लगे, नारी शक्ति की किलकारी का उत्सव शुरू हो गया। आखिर हम ये बात इतने दावे से क्यों कह रहे हैं? इसे समझना है तो ज्यादा नहीं, कुछ साल पहले के आंकड़ों पर लौटना होगा। मैं आपको याद दिला दूं, हरियाणा और राजस्थान जैसे सूबे में लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले काफी तेजी से घटने लगी थी। यहाँ तक कि परिवारों को तो ये चिंता सताने लगी थी कि आखिर उनके बेटों के लिए बहुएं कहां से मिलेगी। चिंता का दायरा कहीं बड़ा था और ये एक बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा था और मोदी जैसे दूरदर्शी नेता ने इस खतरे को भांप लिया। सरकारी महकमों में तो मंथन का दौर चल रहा था और पहली बार गद्दी संभालने के साल भर के भीतर ही पीएम मोदी ने हरियाणा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। समाज के अंदर बेटे बेटी एक समान, कोई भेदभाव नहीं, ये आज के युग की अनिवार्यता है और हर युग की अनिवार्यता है। और भारत में कुछ विकृतियां आई हैं, आने के कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन ये देश गर्व कर सकता है। अगर गवर्नेंस की बात याद करें तो किसी जमाने में अहल्या देवी का नाम आता था बेस्ट गवर्नेंस के रूप में। कभी वीरता की बात आए तो रानी की झांसी लक्ष्मीबाई का नाम आता था वीरता के लिए। बेटियां ही तो थी। अब कुछ बातें आंकड़ों की जुबानी भी कर लेते हैं। सेक्स रेशियो के आंकड़ों ने जिस खतरे का अलार्म बजाया था उसे समझिए। 2014 और 15 में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं थी। साल 2019 और 20 में लिंगानुपात बढ़कर 934 हो गया। हरियाणा जैसे राज्य जहां सेक्स रेशियो को लेकर गंभीर संकट पैदा हो गया था, वहां भी तस्वीर बदली।
2014-15 में जहां 1000 पुरुषों पर 871 महिलाएं थी, वहीं 2018 और 19 में ये रेशियो बढ़कर 923 हो गया। 2021 में देश में पहली बार पुरुषों के तुलना में महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ था। हर 1000 पुरुष पर महिलाओं की आबादी 1020 हो गई थी। ये आंकड़ा फैमिली नेशनल सर्वे 5 में सामने आया था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति के बल पर हिंदुस्तान का जो शक्ति पथ का खाका खींचा था, वो साफ साफ नजर आने लगा था। ये नारी शक्ति और सम्मान का नया दौर था, जिसका गवाह पूरा देश बन रहा था। सेक्स रेशियो 2021, महिलाएं 1020, पुरुष 1000। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के सोनीपत में पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य मकसद था लिंग आधारित भेदभाव को दूर करना, बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण पर जोर देना, बालिकाओं को शिक्षित कर उनकी भागीदारी को मजबूत करना। योजना का असर भी हुआ। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बालकों के अनुपात में बालिकाओं का एनरोलमेंट बढ़ने लगा। सेकेंडरी लेवल पर देखें तो 2014 और 2015 में ये 77.45% था, जबकि 2018 और 19 में बढ़कर 81.32 हो गया। पहले जो है लड़कियों को कोख में ही मार दिया जाता था और उन्हें आगे पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। पर अब है कि वो हर क्षेत्र में इक्वल है, मतलब बॉयज़ के। पहले मतलब ज़्यादा वो नहीं थी लड़कियों को पढ़ाने के लिए, अब कुछ ज़्यादा ही आगे पहुंच रही है आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा। तो हमारे हरियाणा की बेटियां पढ़ भी रही है, लिख रही है, लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। तो मोदी जी सरकार ने बहुत अच्छा करा है, हरियाणा का मतलब पहले से बेटर है। इसका असर तो काफ़ी हुआ है। पहले से लड़कियां काफ़ी स्कूल में दिख रही हैं। आजकल गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल्स खोले गए हैं, कॉलेज खोले गए हैं उनके लिए। इस टाइम तो काफ़ी फ़र्क है। लड़कियों के लिए बहुत सुविधाएं की गई हैं। आंगनवाड़ी में भी कई तरह की स्कीम चलाई गई है बेटी बचाओ के अंतर्गत ही। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए मोदी सरकार की नीतियां कारगर साबित हुई, लोगों की सोच बदली। सेल्फी विद डॉटर अभियान के बाद मेरी बेटी मेरा गर्व और भारत की लक्ष्मी जैसे जन जागरूकता के बड़े अभियानों ने तस्वीर बदल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूं मानिए कि एक तरीके का माइंडसेट ही उसके बाद चेंज हो गया। लोगों को सोचने का एक अलग ही नजरिया मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिस तरीके से, और किस तरीके से उसके बाद न केवल नजरिया चेंज हुआ, महिलाओं के प्रति जो है सोच बदली, बल्कि प्रधानमंत्री की इस योजना के बाद हमने देखा कि आज महिलाएं न केवल हर क्षेत्र में बल्कि विकास की उस श्रेणी में सबसे अग्रणी हैं। हम चलते हैं दरक्षा अंद्राबी इस वक्त हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपसे के पास ही आना चाहता हूं दरक्षा, कि आप उस वक्त खड़ी हुई या उस वक्त बाहर निकली कि जिस वक्त यूं कही कि महिलाओं की आवाज बाहर निकलना या उठाना तो दूर, घाटी में मैं ये कहूं कि जम्मू कश्मीर में मैं कहूं कि बाहर तक निकलना नामुमकिन था। स्कूल जला दिए जाते थे, कोई बोलता था तो कॉल दे दी जाती थी, सब कुछ बंद कर दिया जाता था। और उस वक्त आप भारत का झंडा लेकर के चली, उस वक्त आप उस तरीके से बोली। और आज जब आप इतनी सशक्त आवाज हैं, आज के सफर में 370 जब हटा, अब जिस तरीके से हम देखते हैं, कितना बड़ा चेंज देखती हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें आज इस मौके पे मौका दिया। सफ़र हमारा बहुत मुश्किल रहा, पर जब इंसान कांटों के रास्तों पे चलता है तो आगे रास्ता हमवार मिले तो अच्छा लगता है। लेकिन जिस वक्त हमने आवाज़ उठाई तो हमारी एज ज़्यादा नहीं थी, उस वक्त हम कोई 22-23 साल की उम्र के थे, जब हमने ये सोचा कि हमें जो वादी में जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही मुखालिफ है, कोई अच्छी बात नहीं करता है। तब हमने भारत का झंडा उठाया, हमने तिरंगा उठाया और हम चल पड़े। और उसमें हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने एक अपनी उस वक्त जिसको लोग कहते थे कि एक NGO बनाया जाए, लेकिन हमने एक अपनी छोटी सी पार्टी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी था। और हमारा स्लोगन था, हम
हिंदुस्तान से हैं और हिंदुस्तान हमसे हैं। हमने बहुत सारी मुश्किलातों का सामना किया और उन मुश्किलातों का सामना उस वक्त, क्योंकि सेपरेटिज्म अपने उरूज पे था, मिलिटेंसी उरूज पे थी, हालात इस कदर थे कि हमें जैसे हम कोई आसमान से उतरे हुए, कोई और दुनिया से आए हुए थे, तो हमें उस तरह से देखा जाता था। लेकिन हमारे हौसले कभी पस्त नहीं थे, हमारे हमेशा हौसले बुलंद थे। हमने कहा कि हमने सच ही बोलना है और नौजवान पीढ़ी के लिए हमें कुछ न कुछ करना है, क्योंकि हमसे नहीं देखा जाता था वो डिस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारे नौजवानों को बाकी चीज़ों को जो डिस्ट्रॉय किया जाता था, डिस्ट्रक्शन जो थी, पॉलिटिकल माइंडसेट वैसा बना हुआ था कि डिस्ट्रक्शन की ही तरफ सारे जा रहे थे। तो उसमें कुछ उम्मीद की किरण दरख्शां लेके निकली थी और उस उम्मीद की किरण के साथ हम चल पड़े, जबकि घर वालों ने भी उस वक्त साथ देना मुनासिब नहीं समझा। जो दोस्त भी हमारे साथ चलते थे तो उनको भी लगता था कि डर लगता था कि हम इसके साथ कैसे चलें, लेकिन ऊपर वाले का साथ था। हमने कभी हौसला नहीं हारा, हमने उस मिशन को चलाया 2014 तक। हमने अपनी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बनाई और काम भी किया, बिकॉज आई एम अ राइटर, मैंने लिखा भी और उस सेपरेटिज्म से लड़ी भी मैं अकेली, वो आप सब जानते हैं। लेकिन आज जहाँ पर हूँ, आज खुशी हो रही है कि आज उसी कश्मीर में हर तरफ से तिरंगे हैं, हर तरफ से अमन है। वो दौर भी नहीं रहा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तभी मैंने कहा ना कि कश्मीर की आवाज, ये तो आवाज ही हुई ना कश्मीर की। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आवाज आपने बुलंद की। रूमा देवी जी, आपका सफर भी कुछ ऐसा है, कहाँ छोटी सी जगह से निकली, जाहिर सी बात है मैम, और कहाँ छोटी सी जगह से निकली और कहाँ हार्वर्ड तक आप पहुंची, विदेशों के में आपकी ब्रांड की धूम है। कितना आपने देखा चीजों को बदलते, आपका सफर बड़ा है, चीजों को तब बदलते देखा जब लाल किले की प्राचीर से एक प्रधानमंत्री कह देता है, यानी उन्होंने भी देखा होगा इस हार्डशिप को, जब लाल किले की प्राचीर से एक प्रधानमंत्री कह देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो मैं एक गृहिणी थी और छोटी उम्र में माँ का देहांत हो गया था। बाद में 8वीं में स्कूल छूट गई थी और 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो शादी के बाद जो फर्स्ट बेबी हुआ था उसको भी मैंने खो दिया, क्योंकि उसको अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी और वो मैं दिला नहीं पाई। उसके बाद ऐसे लगने लगा कि मैं जिंदगी में जी के क्या करूं, ऐसे नेगेटिव विचार आने लगे। फिर मैंने सोचा कि ऐसे जिंदगी से हार मानने से अच्छा है मैं कुछ काम करूं जिसके जरिए मैं मेरा घर भी चला पाऊंगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। तो ये सोच के मैंने सुई धागा हाथ में लिया था। लेकिन जब मेरे पास में इनकम आनी शुरू हुई तो मैंने सोचा कि मेरे जैसी कितनी महिलाएं हैं जो गांव में, रेगिस्तान में, दूर दराज ढाणियों में जो महिलाएं रहती है, उनके पास बिल्कुल रोजगार नहीं है, उन महिलाओं को भी मैं साथ में जोड़ूंगी। तो यही सोच के 2008 में हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम की शुरुआत की थी। लेकिन आज हमारे साथ में 30,000 से ज्यादा बहनें जुड़ी हुई है और राजस्थान की पूरी 28 लाख महिलाओं की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं। तो जो 2008 में सफर शुरू हुआ था वो देखते हैं तो आज कई सारे बदलाव आए हैं, क्योंकि जब मैं महिलाओं के घर जाती तो मुझे घर में जाने के लिए इजाजत नहीं होती थी। लेकिन आज उन्हीं महिलाओं को मैं बोलती हूँ कि आपको दिल्ली बॉम्बे कहीं जाके एग्जीबिशन लगाना है या अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल करने हैं तो वो और आज देखिए जब आप ये कहते हैं कि 25,000 महिलाओं को रोजगार देती हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है कि कहाँ पहुंचा है। मतलब कि ये भारत, मेरी भारत की महिलाएं जो है न केवल घर कहाँ तक पहुंच गई हैं, देश की आधी आबादी को उनका न केवल हक, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वो हमसे बेहतर लीड करना, हमसे बेहतर जो है देश को आगे लेकर के चलना जानती हैं। इस कारण से देश देखिए किस दिशा में जा रहा है। हर एक की अपनी कहानी। हमारे साथ दीपा मलिक अब जुड़ गई हैं, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया था। दीपा जी, मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बुखार है, लेकिन मैं चाहता था कि आपसे मैं बात करूं, आपको मैं दिखाऊं, क्योंकि कौन नहीं पैरा एथलीट है। पैरा ओलंपिक गेम्स में इतनी तालियां तो जो है ओलंपिक गेम्स और बाकी जगह नहीं बजती जिस वक्त बजी थी जब आपने मेडल जीता था। शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जैवलिन, तीनों में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं आप। राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। तो यानी कि मैं उपलब्धियां गिनवाने की अगर मैं करूं तो मुझे जो कार्यक्रम की अवधि है ना वो उसी में निकल जाएगी। उनसे हम बात करेंगे, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी को जानेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि हम तो वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन शक्तियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम ये जो है ये देखना भी बहुत जरूरी है कि कैसे एम्पावरमेंट हुआ, क्योंकि तमाम एहतियात के बावजूद महिलाओं के साथ अपराध और यौन शोषण की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। लेकिन डर के साथ तो जिया जा नहीं सकता, ना ही दुर्घटना होने का इंतजार किया जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि हर महिला अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद ले, हमेशा सतर्क रहे और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार भी हो। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के जरिए देखिए कैसे देश की बेटियां खुद को मजबूत करने में लगी। मैं नारी हूं, कमजोर नहीं। आकाश सी ऊंचाई, पाताल सी गहराई, सूरज सा तेज, तलवार की धार हूं। मैं नारी हूं, कमजोर नहीं। देश की लड़कियां मानसिक और शारीरिक तौर पर और सशक्त बने, इसके लिए गांव शहरों में लड़कियों को स्कूल स्तर पर आत्मरक्षा में निपुण बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाए जा रहे हैं। आप मुंबई के अंधेरी के एक वुमेन सेल्फ डिफेंस सेंटर की तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिलाओं और लड़कियों के लिए मुफ्त में सेल्फ डिफेंस क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहां लड़कियां जूडो और कराटे सीख रही हैं। मार्शल आर्ट वो कला है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है, एकाग्रता, गति और धैर्य में सुधार करती है, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बुलंद रखती है। जब मानसिक और शारीरिक ताकत जुड़ जाती है तो विरोधी भी पस्त हो जाता है। वास्तव में हर लड़कियों को ये हुनर अपनी रक्षा के लिए जरूर सीखना चाहिए। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है आपके वार करने वाले पे। जब नाक में से खून निकलना शुरू होता है, भले आपने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, इट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक, बस यही किया है, पर आपकी नाक, सामने वाले की जो नाक है वो फूट जाती है, बहुत सारा खून आने लगता है, वो सामने वाला भी डर जाता है। ये आपको और टाइम देता है दूसरी टेक्निक्स करने के लिए। जैसे कि हम सिखाते हैं गले पे अटैक करना, फिर हम सिखाते हैं कान पे अटैक करना, कान खींचना, आंखों में उंगलियां डालना, फिर जो होता है ग्रॉइन पे किक करना। सो ये डिफरेंट टेक्निक्स है। वो एक बार वो फोकस शील्ड्स पे और किकिंग शील्ड्स पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर एक्चुअली मिस्टर बॉब पे वो लोग निशाना लगा के वो इन पे प्रैक्टिस करते हैं। ऐसी तस्वीरों से हम बेटियों का हौसला तो बढ़ता है, लेकिन मैं अपने निजी अनुभवों से कहूं तो सरकार की कोशिश भर से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी बहन और बेटियों की परवरिश ढंग से करनी होगी ताकि वो शर्म, संकोच और लिहाज के डर से खामोशी ना ओढ़े रखे। मेरा मानना है कि अगर कोई भी हमारी हद में जबरन दाखिल होने की कोशिश करता है तो हमें उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हर जगह हमारे साथ नहीं जा सकते। तो आखिर कैसे बदलेगी तस्वीर, क्या करे बेटियां? और इसी सवाल का जवाब है सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, जो अब समग्र शिक्षा अभियान का हिस्सा भी है। ये ट्रेनिंग संकट के समय बेटियों के बचाव के साथ उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब से मैंने ये कोर्स सेल्फ डिफेंस का ज्वाइन किया है, उसके बाद मैं टेंशन फ्री रात को कहीं पे भी जा सकती हूँ विदाउट एनी टेंशन कि कोई आ रहा है, मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी, गॉड फॉरबिड कुछ हो गया तो नहीं। मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे पास मुझे सारे टेक्निक्स आते हैं अपने आप को बचाने के लिए। एंड मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एवरी वुमेन वर्किंग, हाउस वाइफ, ऑल शुड लर्न, सबको अपने आप को बचाने का तरीका सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए एज अ टूल। कभी भी वो यूज़ हो सकता है। मैं हमेशा एक चाबी भी रखती हूँ, सर ने बताया था, हमेशा एक चाबी रखना एज अ वेपन टू सेव योर सेल्फ, यू नो। सो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड थैंक यू सो मच कि आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स और मैंने
ज्वाइन किया एंड बहुत सारा सीखा। महिला सुरक्षा पर सरकार के प्रयासों की बात करें तो 2013 में यूपीए सरकार ने निर्भया फंड शुरू किया। पहले साल इसमें 1000 करोड़ रुपए डाले गए थे। 2020-21 के दौरान निर्भया फंड के लिए सरकार की ओर से 6212 करोड़ रुपए दिए गए। सरकार का दावा है कि निर्भया फंड का करीब 68% हिस्सा खर्च कर दिया गया है। इसके अलावा 2015 में केंद्र सरकार ने वन स्टॉप सेंटर स्कीम की शुरुआत की थी। इसका मकसद पीड़ित महिलाओं को सपोर्ट देना है। वन स्टॉप सेंटर में लीगल हेल्प, काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और टेम्पररी शेल्टर दिया जाता है। अब तक 733 वन स्टॉप सेंटर को मंजूरी मिली है, जिसमें 704 काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का महिला सुरक्षा के लिए हिम्मत ऐप है, जिसके जरिए मुसीबत में फंसी महिला की लोकेशन पर तुरंत मदद पहुंचाई जाती है। पीड़ित महिलाओं को न्याय जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट है। देखिए, पहले थानों पे आने के लिए समाज में एक नकारात्मक अवधारणा रही है और थानों से पुलिस के पास पहुंचने में लोग हिचकते थे, लेकिन किसी भी क्राइसिस के समय में उनको मजबूरन आना ही पड़ता है। इसी सोच को परिवर्तित करने के लिए माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा हम लोगों के प्रदेश में मिशन शक्ति की अभियान का प्रारंभ किया गया था। इसमें आमूल चूल परिवर्तन थानों की कार्यशैली में लाए गए हैं। सभी थानों में आज की तारीख में महिला हेल्प डेस्क कार्यरत हैं। किसी भी महिला को निर्द्वंद भाव से, निसंकोच भाव से थाने में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं के द्वारा ही उनको उनकी प्रॉब्लम सुनी जाती है, उनको बैठने का स्थान दिया जाता है, उनकी शिकायत लिखने की व्यवस्था करा दी जाती है और उनको इंक्वायरी ऑफिसर के साथ टाई अप करा दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला बीट का गठन किया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। हमारे समाज की इस आंतरिक बुराई को खत्म करने का काम हम सबको मिलकर के करना होगा। और आपको स्मरण होगा, प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में मेरा पहला भाषण लाल किले की प्राचीर से था और लाल किले से बोलने का साहस मैंने किया था। और मैंने पहले मेरे भाषण में कहा था, और मैंने कहा था, हम लड़की को तो पूछते हैं, देर से घर आई तो पूछते हैं कहां गई थी, कहां थी, क्यों देर से आई। मैंने कहा कि लड़कियों पूछने वाले माँ बाप से मैं कहने चाहता हूं, अपने लड़कों से पूछो वो कहां गया था, रात देर से क्यों आया। ये माताओं बहनों पर जो जुल्म होते हैं, किसी न किसी माँ का वो बेटा है। ये तो सरकारी योजना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों का नजरिया बदलना भी जरूरी है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन जाने वाली बेटियों के मन का डर जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, ये लड़ाई अधूरी रहेगी। बेटियों की सेफ्टी ट्रेनिंग के साथ साथ पीएम मोदी ने जिस बात का जिक्र किया था कि बेटों को भी रोकना टोकना होगा और उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी करनी होगी। बहरहाल सच तो ये है कि शहर से गांव तक बेटियां आगे बढ़ चली हैं। वो अब न रुकेंगी न थमेंगी। तो लगातार आप हमारे साथ देख रहे हैं शक्ति उत्सव, इंडिया न्यूज की एक खास पहल है। हमारे साथ अनुपमा भी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि हमारे साथ दीपा मलिक भी जुड़ गई हैं। अनुपमा, मैं आपसे शुरू करता हूं। सबसे पहले कोई बहुत आसान सा सफर रह सकता था, ये हो सकता था कि आराम से आप अफसर बन के रहती, ठाठ होते, बैठती, आगे पीछे जो है वो अधिकारी और जो बाकी तमाम होते। आपने सिंगर की राह चुन ली, उसमें रियाज, तमाम चीजें, फिर उसके बाद विरोध तो इसमें भी हुआ होगा। कैसे जो है ये क्या सफर कैसे निकला? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सफल महिलाओं को और सफल साथियों को भी मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सफर आसान नहीं है और जैसा कि अभी तक हम सभी चर्चा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो महिलाओं का संघर्ष है वो सिर्फ एक लेवल पे नहीं है। मतलब जन्म लेने से, सुरक्षित रहने से, पढ़ने से और उसके बाद अगर वो कुछ बन जाती हैं
तो उनकी वर्क प्लेस पे समानता तक कई स्तरों पर उनका संघर्ष चलता रहता है। तो हिंदुस्तान की थोड़ी सी एक त्रासदी ये है कि यहाँ पे तो जन्म तक पे अंकुश है, मतलब जन्म लेने का अधिकार ही हमसे ले लिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जो थीम रखी गई है वो है एम्ब्रेस इक्विटी। जैसा अगर आप सबने गूगल किया होगा तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि एम्ब्रेस इक्विटी क्या है, यानी महिलाओं की समानता को अपनाना। तो मेरी जो लड़ाई है वो जन्म लेने से या इससे कनेक्टेड नहीं रही मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं एक बहुत ही मेल डोमिनेटेड फील्ड में हूँ अभी भी, एक म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर। पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि हम 3 बहनें थे और हमें हमारा कोई भाई नहीं है। हमें हमारे पेरेंट्स ने एक लड़के की तरह ही ट्रीट किया और उतना ही पढ़ाया, अधिकारी बनाया। मैं बस एक जो क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि क्या हमें इस स्तर पर जब हम स्टेज पर हैं कि महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, हिंदुस्तान में कई लेवल पे बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने को एस्टैब्लिश कर चुकी हैं, तो क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि उन्हें समानता का अधिकार मिले? मतलब जो एक जेंडर बायसनेस है क्या उसे दूर नहीं करना चाहिए? हम एक डिनायल मोड में रहते हैं। Exactly. हम एक डिनायल मोड में रहते हैं। हम जानते हैं कि वो अच्छा कर रही है लेकिन हम मानना नहीं चाहते कि वो अच्छा कर कैसे सकती है। हम ये सोचते हैं कि शायद इनसिक्योर हो जा रहे हैं, क्या हमसे आगे ना निकल जाए। तो ये जो असमानता हमें वर्क प्लेस पे देखने को मिल रही है, इस पर भी विचार होना चाहिए। जन्म का अधिकार सरकार दे सकती है, पढ़ाई का अधिकार सरकार दे सकती है, लेकिन जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी लॉज हैं, ये सब तब तक लागू आप नहीं कर सकते जब तक ये जेंडर बायसनेस नहीं हटेगी। और मेरे ख्याल से महिलाएं भी इसमें एक बहुत अच्छा एक एक्टिव रोल प्ले कर सकती है कि वो अपने बेटों को ये समझाएं कि उनको महिलाओं को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। जब तक पुरुषों की मेंटालिटी नहीं बदलेगी तब तक यह आधी आबादी ही रह जाएगी, उससे भी कम होती जाएगी। हमें उसको वो स्वाभिमान और उसका वो अभिमान देना होगा। तो ये पुरुषों का भी दायित्व बनता है मेरे नहीं, बिल्कुल बनता है। और बहुत अहम बात अनुपमा आपने कही है, ये बहुत अहम बात कही है। तभी तो मैंने अभी जिक्र किया, अभी हम जो इससे पहले वाली देख रहे थे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की रिपोर्ट देख रहे थे, अब तो लगभग हर स्कूल में हर जगह जो है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस दिया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने उसके बारे में कहा था और उसके बाद से हर लड़की जो है वो ट्रेंड हो रही है। एक बहुत अच्छी बात जो अभी उस रिपोर्ट में हम देख रहे थे वो यही थी कि हम लड़कों से ही पूछते आए हैं कि लड़कियों से ही पूछते आए हैं कि देर रात को है घर से बाहर नहीं निकलना, या देर रात तक घर से बाहर हो, कहाँ थी हो, कब आ रही हो, कब तक नहीं आओगी, नहीं जाना। रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए। हम लड़कों को मना करना शुरू करें, लड़कों को से पूछना शुरू करें, ये बात जो है, यानी कि बेटों से पूछना शुरू करें, बेटियों से पूछना ना शुरू करें। ये जो आपने बात कही थी, ये बात जाहिर सी बात है, उस वक्त भी जिक्र किया गया था। मैं दीपा का इसी के ऊपर, इसी कमेंट के साथ जो है दीपा आपको लाना चाहता हूं। ये सफर इतना आसान तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, जैसे अनुपमा कह रही हैं कि कोई मुश्किल सिर्फ इतनी मुश्किल नहीं होती कि जन्म से लेकर के पढ़ाई मुश्किलें तमाम फ्रंट्स पे जो है आप झेलते हैं। आप भले हाउसवाइफ हों या फिर वर्किंग में हों, तब भी आप तमाम चीजें झेलते हैं। फिर भी आप ना केवल निकलते हैं बल्कि देश का नाम रोशन करते हैं, ऊंचा करते हैं। आपने तो इतने पदक जीते। मुझे याद पड़ता है वो आपका फोन कॉल, मुझे याद पड़ता है जिस वक्त पीएम तक आपको विश कर रहे थे, मतलब उनके चेहरे की वो खुशी और भाव भी मुझे याद पड़ता है जब मैं ये जिक्र करता हूं, जब वो विश कर रहे थे कि जैसे खुद वो चाहते हो कि आप ये जीते, और आपने वो कर दिखाया। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई जो महिला सशक्तिकरण पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक फोकस रहा है, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि जब चाय पे चर्चा, जब वो प्रधानमंत्री बने नहीं थे और उससे पहले चाय पे चर्चा पे एक प्रोग्राम हुआ था और मेरी पहली बार मुलाकात आदरणीय मोदी जी से वहां हुई थी, और उन्होंने पूछा था महिलाओं से कि आप क्या चाह रही हैं कि अगर मैं कल को प्रधानमंत्री बनता हूं तो क्या महिला कहना चाह रही है। आज से पहले ये कभी नहीं हुआ कि महिलाओं के साथ बैठ के एक चर्चा हुई हो जिसमें ये पूछा जा रहा हो कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूं तो मैं आपके लिए क्या करूं। और हैरानी की बात यह है कि जो मैंने अपनी बातें खेलों के
प्रति, खासकर पैरालंपिक खेलों के प्रति, दिव्यांग खेलों को, जिनको पहले तो अपंग लोगों के लिए खेल कहा जाता था, ये बात मैंने उनके आगे रखी। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तेजी से खेलों में तरक्की हुई है और खेलों में बेटियां कितना अच्छा और बेहतर कर रही हैं, कितने पॉलिसी में बदलाव आए हैं और अपंग व्यक्ति को एक दिव्यांग शब्द नवाजा गया है, जहां पे उनकी एबिलिटीज बियॉन्ड डिसेबिलिटीज को हाईलाइट किया गया है। सबका साथ सबका विकास जैसी बातें हैं तो उसमें महिलाओं को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा है। चाहे महिलाओं के पौष्टिक भोजन की बात हो, चाहे उनकी सेहत की बात हो कि घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया है, कि महिलाएं पूरा दिन खाना बनाती हैं या सीढ़ी के आगे बैठती हैं तो उनकी सेहत का नुकसान ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो जब लॉन्च हुआ था पानीपत में, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक रेशियो था महिला पुरुष का, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड था। और मुझे याद है कि उसके भी पहले प्रोग्राम में जब दूरदर्शन ने वहां लॉन्च किया था, मैं स्वयं वहां पे उपस्थित थी। और अगर खेलों में भी मैं देख रही हूँ तो जब दिव्यांग खेलों में महिलाएं पहले कहाँ डिसेबिलिटी में बाहर आती थी, मुझे याद है कि हम 2012 की तो टीम में थी ही नहीं लड़कियां, और 2016 में जब गई थी तो मात्र 2 गई थी। और अब आप देखिए 2020 टोक्यो के खेलों में जब महिलाएं गई हैं दिव्यांग खेलों में, तो पैरालंपिक से 14 महिला गई हैं, और जिसमें गोल्ड भी आया है, ब्रॉन्ज भी आया है और सिल्वर भी आया है। तो ये लगातार जो एक ग्राफ है बेटियों का, और आज मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है वो भी महिला है, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो मैं स्वयं हूँ, मैं भी महिला हूँ। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की बात करें तो वो भी सुजाता चतुर्वेदी जी एक महिला है। और अगर हम बात करें डीजी, डायरेक्टर जनरल नेशनल एंटी डोपिंग की, नाडा की, तो वो भी ऋतु जी एक महिला है। तो महिलाओं को इतने लीडरशिप रोल में आगे लाकर, एक दायित्व देकर, एक जिम्मेदारी देकर, उनको अपने देश के हर इम्पोर्टेंट जगह का एक अभिन्न हिस्सा बनाना, ये मोदी जी का विजन है। और यहाँ पे साक्षात्कार होता है। रक्षा, आप तो इसे और अच्छे से बता सकती हैं, वहां कोई आसान था क्या? आपने कहा कि 2014 से पहले तो आप एक्टिव थी, आसान था क्या वहां पर बैठ करके बात करना, या किसी पार्टी की बात करना, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो हम यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करना और पार्टी से जुड़ करके, उस पार्टी से जुड़ करके बात करना, रक्षा आपके लिए भी तो इतना आसान तो नहीं रहा होगा? नहीं, देखिए जब मैं खेलने निकली थी तब तो कोई पॉलिसियां ही नहीं थी और ना ही कोई इतनी डिटेल में अकाउंटेबिलिटी में बात करता था। आज हम देखें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का एक पूरा रिसर्च सेंटर बना हुआ है कि दिव्यांग खेलों में महिलाओं को क्या जरूरत है, या प्रोस्थेटिक्स की क्या जरूरत है, या फंडिंग किस प्रकार की जरूरत है, कैसा फॉरेन एक्सपोजर चाहिए। जाहिर सी बात है। और यही चीज जो है मैं द्रक्षा के लिए भी लेकर के आना चाह रहा था। द्रक्षा, यही तो मैं जिक्र कर रहा था, जिस वक्त आप निकली थी अपनी पॉलिटिकल इनिंग के लिए, इतना आसान तो नहीं रहा होगा ना। अब जैसे कि खुद दीपा ने कहा कि उनकी पीएम से मुलाकात हुई, तमाम चीजें बदली हैं, और 2014 से एक जिसे कहते हैं कि नजरिया ही टोटली जो चेंज हो गया। इस कारण से आज हम कह रहे हैं कि हमारे साथ 4 महिलाएं नहीं है, 4 शक्तियां हैं। तो द्रक्षा, कितना ज्यादा चेंज अब आप इसे देखती हैं? बिल्कुल, आज आप देखेंगे कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में औरतों का बिल्कुल सारा लक ही बदल गया है। अब हम देखते हैं जो भी पद, अभी हमारी बहन बात कर रही थी, जिन भी बड़े पदों पे आज आप देखते हैं जहाँ पे कई सोच ही नहीं जाती थी, तो वहाँ पे आज एक लेडी बैठी है, एक वीमेन बैठी है और वो काम कर रही है, और उसी शक्ति के साथ, उसी एनर्जी के साथ जिसके साथ एक मर्द काम करते थे, उससे भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी जिस पोस्ट पे मैं बैठी हूँ, जब जो 2014 में मैं बीजेपी में आई, तभी मुझे 2015-16 में
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में भेजा गया, वहाँ भी मैं वक्फ को देख रही थी और पूरे 6 साल वहाँ पे देखकर, पूरे हिंदुस्तान में घूमकर, फिर यहाँ पे अभी 1 साल पूरे होने जा रहा है और इस पद पर आज तक कोई भी विमेन नहीं बैठी है। और ये रिलीजियस वाकई में एक बोर्ड होता है। ये सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का नजरिया है कि औरतें किसी से कम नहीं है, एक वो सब कुछ कर सकती हैं जो एक मर्द कर सकता है और हम में वो सहानुभूति है, हम वो कर सकते हैं और वो हम देख ही रहे हैं। कहीं पे भी आज जमीन या आसमां, आप किसी भी फौज में देखिए, जमीन पे देखिए, कहीं पे भी देखिए, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नजरिया है वो पूरी तरह से वाज़ेह हो गया है। अनुपमा आना चाह रही है, अनुपमा आना चाह रही है, अनुपमा मैं तो इसे ऐसे फेज इन करूंगा, नहीं अनुपमा भी आना चाह रही है, अनुपमा आना चाह रही है, अनुपमा मैं तो इसे ऐसे फेज इन करूंगा कि बहन, बेटी और जो तमाम रिश्ते जो होते हैं, आपकी पत्नी और तमाम रिश्ते जो होते हैं, जो महिलाओं के इर्द गिर्द जो होते हैं, उन सब की पारंगत अलग। हम ये कहते हैं कि आज अगर विश्व को चलाना पड़े तो महिलाओं से बेहतर कोई नहीं चला सकता। और हमें कहीं ना कहीं, आप जैसे कह रही थी ना कि जैसे इनसिक्योरिटी, हमें तो मेरे ख्याल से ये अपना लेना चाहिए और बहुत जल्दी ये कह भी देना चाहिए कि भैया हमारा भाग्य तो महिलाएं ही बदलेंगी। अब इस देश को और इस विश्व को जो है वो महिलाएं ही बेहतर चला सकती हैं और बेहतर चलाने की कैपेबिलिटी उन्हीं में है। मैं बस इसलिए हाथ उठा रही थी कि मुझे कहीं जाना था, ये डिबेट छोड़ना चाह रही थी। बस एक अपनी जितनी भी महिलाएं और जितनी भी विमेन अचीवर्स हैं उनको एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। एक फिल्म आई थी दासदेव, उसमें मेरा कंपोज किया हुआ एक सॉन्ग था, वो मैं आज सुनाना चाहती थी। तो ये अपॉर्चुनिटी मैं नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट किया। तो अभी तक सैकड़ों गाने कंपोज कर चुकी हूँ, 3 दर्जन से भी ज्यादा गाने रिलीज हो चुके हैं, कई फिल्मों में गाने गा चुकी हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल मैम, ये भी उन्हीं में से एक सॉन्ग है जो मैंने कंपोज किया था, एक फिल्म में आया था ये। हम थे कहाँ ना याद कर, फिर से मुझे याद कर, खोल देना मुझे आजाद कर, आजाद कर, हर एक तबाही से, सारे उजालों से, मुझको जुलूसों की सारी मशालों से, सारी हकीकत से, सारे कमालों से, मुझको यकीन से तू सारे सवालों से, आजाद कर, आजाद कर, ना तू हुक्म देना, ना मुझसे कर फरियाद, मुझको गुनाहों से माफी से कर आजाद, सारी हकीकत से, सारे कमालों से, मुझको यकीन से तू सारे सवालों से, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तो इस खूबसूरत, इससे खूबसूरत शब्द नहीं हो सकता, हो रही है कि नहीं, इससे खूबसूरत शब्द नहीं हो सकता। जी, मुझे बहुत खुशी है कि महिला दिवस में रंगों की बौछार होगी और होली को भी थोड़ी रौनक महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस से मिल जाएगी। क्या बात है, हम तो ये कह सकते हैं कि हम तो ये कह सकते हैं कि ये दोगुनी हो जाएगी, दोगुने रंगों वाली जो है होली हो जाएगी। ठीक है अनुपमा जी, इस वक्त क्योंकि हम शक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, महिला दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंडिया न्यूज ने महिलाओं को लेकर के एक सर्वे भी करवाया। वो सर्वे भी हम आपको दिखाते हैं। दरअसल महिलाओं में देश का भाग्य बदलने की ताकत है, लेकिन एक लंबे वक्त से महिलाएं हाशिए पर रही। उन्हें जो मिलना चाहिए था उनका हक वो मिला नहीं, दबाया जाता रहा। तमाम योजनाएं बनी लेकिन सामने ही नहीं आई। 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण से जुड़ी तमाम योजनाएं आई जो मील का पत्थर साबित हुई। ऐसी तमाम योजनाएं और उनके असर को लेकर के इंडिया न्यूज ने एक बड़ा सर्वे किया। यह सर्वे 3 और 4 मार्च को किया गया।
सैंपल साइज था 1174, 1000 से ऊपर सैंपल साइज। इस सर्वे में लोगों की क्या राय रही, हम आपको बताते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया, पहला सवाल था कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद देश में महिलाओं की स्थिति सुधरी है। हमने रैंडम ये सवाल पूछा, हां, नहीं और कुछ कह नहीं सकते। 3 थे इसके विकल्प। ग्रामीण क्षेत्र से जो कहा गया कि 22.78% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल बदली है। शहरी जो थे उन्होंने कहा कि 56.47% महिलाओं ने कहा कि हाँ ये बिल्कुल स्थिति बदली है। और 18% ने कहा कि हाँ हम कुछ कह नहीं सकते। ये देखिए, ग्रामीण और शहरी ये कुल आबादी है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसने हाँ कहा, जिसने नहीं कहा। दूसरा सवाल हमने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्रियों के मुकाबले महिलाओं की बेहतरी पर क्या उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया है। इसमें 22.59% ग्रामीण जो पॉपुलेशन थी, जो रूरल है, उनका कहना था कि हाँ। शहरी पॉपुलेशन 58% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल बेहतर काम किया है, ज्यादा ध्यान दिया है। नहीं कहने वाले लोगों की संख्या में रूरल थे 3.57%, 10.91% आबादी को ऐसा नहीं लगा, 14.48 आबादी और कुछ नहीं कह सकते में 1.35% थे, 2.9 लगभग 3% के करीब कुछ नहीं कह सकते उनका जवाब था। और कुल मिलाकर के लगभग 4.5% के करीब थे जिन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो कुल मिला के महिला सशक्तिकरण को लेकर के ये जो तमाम हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम चीजों में जो बदलाव हुआ, और ये एक दिन का नहीं था। मैं चाहूंगा कि मैं 30 सेकंड में आप सभी से बात करूं। सबसे पहले रूमा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। इतना आसान नहीं था, आपकी तो अपनी कहानी है, आपने लड़ लिया और ना जाने आप जब हमसे बात कर रही हैं, ना जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं, ना जाने कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो आगे नहीं आ पा रही किसी भी वजह से। उनको आपको लगता है कि इन सब चीजें चेंज हुई हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं? रूमा जी, छोटा लास्ट। देखिए, महिलाओं में कई तरह की घबराहट होती है, वो सोचती है हम। आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि महिलाओं में कई तरह की घबराहट होती है। वो सोचती है कि हम कम पढ़ी लिखी हैं, हम गांव से हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो यही सोच है जो उनको पीछे रख रही है। मैं हमेशा महिलाओं को यही बताती हूँ कि आप जैसे हैं, जहां हैं, आपके आसपास की चीजें ढूंढिए और वहां से अपने कैरियर की शुरुआत करिए और वहां से आगे बढ़िए। क्योंकि महिलाएं सोचती है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रही है, और मुझे जो परेशानियां हुई मैं उसमें हमेशा वही प्रयास करती हूँ। जैसे मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, मैं आगे नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज हम लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे वो आगे की पढ़ाई उनकी न छूटे, वो आगे पढ़ सके। और रक्षा योजना में हम काम कर रहे हैं बेटी बचाओ पे, जिनको बेटी के जन्म पे लगभग 20,000 रुपए की FD करके सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ रहे हैं, जिससे वो जब अपने लिए कुछ ट्रेनिंग करने के लिए जाहिर सी बात है, क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है। रक्षा जी, जाते जाते आप इस वक्त क्या कहना चाहेंगी? वो महिलाएं, वो जो कि आपसे प्रेरित होती हैं, इस वक्त आपको देख रही हैं, संक्षिप्त में इन 30 सेकेंड्स। हम बिल्कुल, मैं यही कहूंगी कि आज की महिला बहुत शक्तिवान है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें हिम्मत और हौसला बख्शा है। जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं, उन्होंने जो पूरे देश की महिलाओं को शक्ति बख्शी है, वो शायद आज से पहले नहीं थी। आज हर एक महिला, चाहे वो गांव में है या शहर में है, कहीं पे भी है, वो आज अपने आप में ही पावरफुल और एनर्जेटिक है। और हमें होना भी चाहिए, क्योंकि हर घर की रौनक ही एक महिला है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। दीपा जी, योर्स लास्ट कमेंट, 30 सेकेंड। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज ये हमारे नए भारत में जो एक संयुक्त भारत के रूप में उभर रहा है, हमारा जो अमृत महोत्सव है वो सही रूप में मनाया जा रहा है, जहाँ पे सभी को बराबर की एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। एक ऐसे लीडर हैं जो खुद स्वयं लीड विद एग्जाम्पल करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि पुरुषों को महिलाओं की सशक्तिकरण की ओर, महिलाओं की इज्जत की ओर ध्यान देना है, तो वो स्वयं एक पुरुष होते हुए हर महिला को वो इज्जत देते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अब महिलाओं को, और अब
वक्त आ गया है कि अपने नए भारत के नव निर्माण में महिलाओं को जाहिर भी सी बात है। और कंधे हम से जिस कंधा मिलाकर हम अपना आज़ादी के दायित्व 75 समझना साल का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। उस अमृत महोत्सव में आज हम ये कह सकते हैं कि जब जो आधी आबादी है उनको उनका जो हक है वो मिलता जो नजर आ रहा है। आप सबकी कामयाबी की ये दास्तां, और इस कारण से हमने कहा कि एक दिन काफी नहीं होता, हम 3 दिन इस शक्ति पथ को लेकर के आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, महिला दिवस को, महिला के इस शक्ति पथ को सेलिब्रेट करने के लिए।